नमस्कार दोस्तों एंड प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अध्याय का अंतिम टॉपिक एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो दूसरा अध्याय है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसका आखिरी टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। आखिरी में दो टॉपिक दिए हुए हैं, असंग जनन और बहुभ्रूणता। तो आज हम असंग जनन और बहुभ्रूणता इन दो टॉपिक को पढ़ करके इस अध्याय का समापन करेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत अपन ने सभी प्रकार की प्रक्रियाएं मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन, उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर, ओव्यूल की स्ट्रक्चर, परागण, पोलिनेशन के टाइप, परागण के प्रकार, और फिर उसके बाद में एजेंट ऑफ पोलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म किस प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में, और उसके बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण परिवर्धन के बारे में अध्ययन किया। भ्रूण परिवर्धन के बाद में बीज व फल के बारे में पढ़ा कि बीज का निर्माण और फल का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अध्ययन किया। आज का जो टॉपिक है, इसके बाद में बीज के अंदर अपन ने बीजों की अंकुरण क्षमता यानी कि सीड वाइबिलिटी, बीजों का महत्व, इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में फल के अंदर फल के प्रकार, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट, और पार्थिनोकार्पी के बारे में यानी सिर्फ फलन के बारे में पढ़ा। आज इस अध्याय का आखिरी टॉपिक असंग जनन और बहुभ्रूणता दो टॉपिक है। तो पहले हम चलते हैं असंग जनन पर। असंग जनन को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा एक बात को जान लें कि पादपों के अंदर भ्रूण का निर्माण निषेचन के बाद अंड कोशिका के द्वारा होता है। अंड कोशिका से यानी कि एक फीमेल गैमीट मादा युग्मक से एक मेल गैमीट नर युग्मक जो परागणलिका के द्वारा लाया जाता है, फ्यूजन करते हैं, संलयन करते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं, और उसके बाद बनता है एम्ब्रियो यानी भ्रूण। भ्रूण के बाद में बनने के बाद में बीज बन जाता है, और बीज के अंदर बीज पत्र, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस, भ्रूणीय अक्ष विद्यमान रहते हैं। तो मुख्य रूप से आवर्तबीजी पादपों के अंदर यानी पादपों के अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट या भ्रूण का निर्माण फीमेल गैमीट और मेल गैमीट के फ्यूजन के बाद होता है। तो लेकिन अपन आज असंग जनन के अंदर कुछ भिन्न चीज भी देखेंगे कि फीमेल और मेल गैमीट के फ्यूजन के बिना भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो सकता है, भ्रूण निर्माण हो सकता है। तो असंग जनन क्या है? असंग जनन के अंदर एपोमिक्सिस दो शब्द दिए हुए हैं। एपो का मतलब होता है कि बिना, के बिना, और मिक्सिस का अर्थ है मिश्रित होना। मिक्सिस का अर्थ है मिश्रित होना या मिश्रण होना, ठीक है, मिश्रण या मिश्रित होना। तो अर्थात एपोमिक्सिस के बिना मतलब मिश्रण के बिना, किसके? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिश्रण के बिना भ्रूण निर्माण को एपोमिक्सिस या असंग जनन कहते हैं। अर्थात बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण असंग जनन कहलाता है। असंग जनन के अंदर ना तो युग्मक संलयन होता है, युग्मक संलयन अर्थात इसे निषेचन भी कहते हैं। असंग जनन में ना तो युग्मक संलयन निषेचन होता है और ना अर्धसूत्रण होता है। तो इस प्रकार से बिना निषेचन के, बिना युग्मक संलयन के भ्रूण बनना असंग जनन कहलाता है। तो लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी विधि, लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की कोई ऐसी विधि जिसमें युग्मक संलयन अर्थात निषेचन न हो और भ्रूण बन जाए, बीज बन जाए, तो इसे असंग जनन कहते हैं। लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक संलयन अर्थात निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है, असंग जनन कहलाता है। एक बार परिभाषा को फिर से डिफाइन करते हैं अपन डेफिनेशन को कि लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया
लैंगिक जनन नहीं हो रहा, उसकी जगह पर कोई ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक संलयन या निषेचन के भ्रूण निर्माण होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, असंग जनन कहलाता है। तो असंग जनन में निषेचन, युग्मक संलयन, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है और उसके बिना ही भ्रूण निर्माण हो जाता है, बीज बन जाते हैं। असंग जनन से प्राप्त जो पादप होते हैं, अर्थात इस प्रक्रिया से जो प्राप्त पादप होते हैं, उन पादपों को असंग जननिक, असंग जननिक पादप या फिर एपोमायोटिक प्लांट कहते हैं। एपोमायोटिक प्लांट कहते हैं। इस प्रक्रिया से प्राप्त पादपों को असंग जननिक पादप या एपोमायोटिक प्लांट कहते हैं। ध्यान रखिए, परिभाषा हुई और पादपों को क्या कहते हैं वो हुआ। परिभाषा क्या हुई कि लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक संलयन या निषेचन के भ्रूण निर्माण होता है, असंग जनन कहलाता है। इस क्रिया से प्राप्त पादपों को असंग जननिक पादप या एपोमायोटिक प्लांट कहते हैं। भ्रूण वैज्ञानिकों ने पादपों में भ्रूण वैज्ञानिकों के अनुसार जो पादपों के अंदर कायिक प्रवर्धन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन, वह अनिषेक बीजता भी असंग जनन का ही परिणाम है। कि वैज्ञानिकों के अनुसार, भ्रूण वैज्ञानिकों के अनुसार कि जो कायिक प्रवर्धन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जिसके अंदर हम कलम को काट करके, तने को काट करके, जड़ को आदि को उगा करके या आलू के टुकड़े करके इनके द्वारा नए पादप विकसित करते हैं, वो कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। और अनिषेक बीजता को भी क्या कहा है कि ये भी असंग जनन का ही परिणाम है। असंग जनन की अनिषेक बीजता भी इसी का एक परिणाम है। एगमोस्पर्मी अनिषेक बीजता भी असंग जनन के कारण ही बनती है। अनिषेक बीजता नाम है, अनिषेक बिना निषेचन के बीज बनना। एगोस्पर्मी भी इसी का ही परिणाम है, किसका? असंग जनन का, और कायिक प्रवर्धन भी। अर्थात असंग जनन को अलैंगिक रिप्रोडक्शन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत भी माना जाता है, जिसके अंदर बिना युग्मक संलयन के, अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी बिना युग्मक संलयन के नई संतति प्राप्त होती है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हो रही है। अतः असंग जनन को अलैंगिक जनन के दौरान, अलैंगिक जनन के अंतर्गत भी माना जाता है, या अलैंगिक जनन का ही एक टाइप है असंग जनन भी। और असंग जनन का ही परिणाम है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और अनिषेक बीजता। भ्रूण वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से असंग जनन को सबसे पहले एपोमिक्सिस को दो भागों में बांटा। जो दो भाग थे वो कौन कौन से हैं? बीजाणुद्भिद असंग जनन, बीजाणुद्भिद असंग जनन। बीजाणुद्भिद असंग जनन, ये इसका पहला टाइप। वैसे हम इसको टाइप में और भी बांटेंगे अभी, तो पहले हम बीजाणुद्भिद स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। तो बीजाणुद्भिद असंग जनन क्या है? ये स्पोरोफिटिक, एक मिनट, एपोमिक्सिस, स्पोरोफिटिक असंग जनन या स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। तो ये है, देखिए बीजाणुद्भिद जो अवस्था होती है, स्पोरोफिटिक जो या स्पोरोफिटिक जो स्टेज होती है, वो हमेशा पादप की द्विगुणित अवस्था कहलाती है। बीजाणुद्भिद जिससे बीजाणु बनता हो, बीजाणु बनाने वाली संरचना, तो बीजाणु जो है हमेशा अगुणित होते हैं। अतः अगुणित तभी बनेगा जब वो स्वयं द्विगुणित होगा, क्योंकि बीजाणुद्भिद में हमेशा मियोसिस डिवीजन होता है।
तो ट्वेल अवस्था होती है। तो बीजाणुद्विध पुष्प बीजांड के अंदर, ओव्यूल के अंदर बीजांड, यहाँ पर बीजांड बना हुआ है, ओव्यूल बना हुआ है। इस ओव्यूल में कौन कौन सी संरचनाएं ऐसी हैं जो कि द्विगुणित होती हैं? तो द्विगुणित अवस्थाएं होती हैं, वो होती है अध्यावरण। इंटेगुमेंट की सेल डिप्लॉइड होती हैं, बीजांडकाय की सेल डिप्लॉइड होती हैं, न्यूक्लियस शैलजा की सेल डिप्लॉइड होती हैं, निभाग की कोशिका डिप्लॉइड होती हैं। तो ये जो बीजांड की अध्यावरण, बीजांडकाय या निभाग की कोई कोशिका यदि भ्रूण का निर्माण करती है तो उसे बीजाणुद्विध असंग जनन कहते हैं। तो स्पष्ट रूप से देखें कि इसके अंदर बीजांड के भ्रूण कोश के बाहर की द्विगुणित कोशिकाएं, बीजांड के भ्रूण कोश के बाहर की द्विगुणित कोशिकाएं जैसे कि बीजांडकाय, निभाग या अध्यावरण की कोशिकाएं परिवर्तित होकर के, डेवलपमेंट होकर के भ्रूण निर्माण करती है तो उसे बीजाणुद्विध असंग जनन कहते हैं। जैसे कि सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, सिट्रस प्लांट होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार का पाया जाता है। सिट्रस में जिसमें संतरा है, नींबू है, इनके अंदर इस प्रकार का असंग जनन पाया जाता है। बीजाणुद्विध के अंदर सिट्रस जो प्लांट है, संतरा, नींबू, इनके अंदर इस प्रकार से असंग जनन मिलता है। तो ये था पहला टाइप बीजाणुद्विध असंग जनन। बीजाणुद्विध असंग जनन के अंदर भ्रूण कोश, बीजांड के भ्रूण कोश के बाहर की कोई द्विगुणित कोशिका जैसे कि बीजांडकाय की, निभाग की या अध्यावरण की कोशिकाएं द्विगुणित भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं, उसे बीजाणुद्विध असंग जनन कहते हैं, जैसे सिट्रस प्लांट के अंदर, संतरा और नींबू में। दूसरा टाइप जो है वो है गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस या युग्मकोद्भिद असंग जनन। गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस, युग्मकोद्भिद असंग जनन। अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ थोड़ा सा अंतर है कि युग्मकोद्भिद जो है वो हमेशा एन होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। तो इसमें भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की अगुणित कोशिकाओं से होता है। भ्रूण कोश का निर्माण गुरु बीजाणु के द्वारा होता है। गुरु बीजाणु का निर्माण गुरु बीजाणु मात्र कोशिका एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा होता है। इस कारण से मेगास्पोर मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में गुरु बीजाणु जो है वो अगुणित बनता है। एक गुरु बीजाणु विकसित होकर के भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। अतः एम्ब्रियो सैक, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। तो युग्मकोद्भिद असंग जनन के अंदर इसमें भ्रूण का निर्माण बीजांड के भ्रूण कोश की अगुणित कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब भ्रूण की अगुणित कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं भी हैं, अंड कोशिका भी है, सहायक कोशिकाएं भी हैं। तो जब भ्रूण का परिवर्तन अनिषेचित अंड कोशिका से होता है, किससे? एग सेल से, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। अनफर्टिलाइज्ड है यहाँ पर, यानी कि इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अनफर्टिलाइज्ड एग सेल के द्वारा यदि भ्रूण का निर्माण होता है तो ऐसा भ्रूण अगुणित होगा, हैप्लॉइड होगा और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे फिर? पार्थोजिनेसिस। इसे क्या कहते हैं? पार्थोजिनेसिस कहते हैं। पार्थोजिनेसिस या फिर अनिषेक जनन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता है, अनिषेचित अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से होता है, तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। और यदि भ्रूण कोश की सहायक कोशिकाएं, नीचे सहायक कोशिकाएं हैं, यदि भ्रूण कोश की सहायक कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाओं से भ्रूण का परिवर्तन होता है, यदि भ्रूण कोश की सहायक कोशिकाएं यानी सिनर्जिड्स के द्वारा, सिनर्जिड्स से, या फिर एंटीपोडल जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, एंटीपोडल सेल्स के द्वारा यदि एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, भ्रूण निर्माण होता है, तो इसे फिर कहते हैं एपोगेमी या अपयुग्मन। तो यहाँ पर ये दो चीज आई युग्मकोद्भिद असंग जनन के अंदर। युग्मकोद्भिद असंग जनन में भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की अगुणित कोशिकाओं के द्वारा होता है।
जब भ्रूण कोश की अनिषेचित अंड कोशिका के द्वारा, जब भ्रूण कोश की अनिषेचित अंड कोशिका एग सेल के द्वारा भ्रूण निर्माण होता है तो इसे पार्थोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहते हैं। और यदि भ्रूण कोश की सहायक कोशिका या सहायक कोशिका या प्रतिमुखी या प्रतिध्रुवी कोशिका, एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिकाओं के द्वारा यदि भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे एपोगेमी या अपयुग्मन कहते हैं। तो युग्मकोद्भिद ऐसंग जनन के अंदर फिर से दो टाइप इसके अंदर ही आ गए हैं। तो युग्मकोद्भिद ऐसंग जनन में एपोगेमी जो पाई जाती है, अपयुग्मन जो पाई जाती है, वो पाई जाती है लीलियम पादप में, लीलियम में, लिस्टेरा में, एरिथ्रिया में आदि के अंदर अपयुग्मन होता है। इसमें लीलियम में, लिस्टेरा में, एरिथ्रिया में आदि पादपों के अंदर अपयुग्मन होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो चीजें आ गई हैं कि अनिषेक जनन और अपयुग्मन क्या है। युग्मकोद्भिद के अंदर पहले क्या है, युग्मकोद्भिद के अंदर भ्रूण कोश की अगुणित कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण का निर्माण होगा, इसे युग्मकोद्भिद ऐसंग जनन कहते हैं। यदि भ्रूण का निर्माण अनफर्टिलाइज्ड या अनिषेचित एग सेल अंड कोशिका के द्वारा भ्रूण बनता है तो अनिषेक जनन, और यदि भ्रूण कोश की सहायक कोशिकाएं या प्रतिध्रुवी कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण निर्माण होता है तो उसे अपयुग्मन या एपोगेमी कहते हैं। ये हुआ दो टाइप जो मुख्य रूप से बांटे जाते हैं। अब अपने यहाँ पर प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, पी माहेश्वरी 1915 ने ऐसंग जनन को 3 टाइप में डिवाइड किया है। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार, जो कि एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, भ्रूण वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार एपोमिक्सिस को, ऐसंग जनन को 3 भागों में बांटा गया है। उनके अनुसार जो फर्स्ट टाइप है वो है अनावर्ती या रिकरेंट एपोमिक्सिस, अनावर्ती ऐसंग जनन, ऐसंग जनन, रिकरेंट अनावर्ती ऐसंग जनन। ये कैसे निकलेगा? एक मिनट भाई। अनावर्ती ऐसंग जनन सही है। अनावर्ती ऐसंग जनन या रिकरेंट एपोमिक्सिस प्रोफेसर पंचानन अनावर्ती ऐसंग जनन, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने ऐसंग जनन को 3 टाइप में बांटा है, जिसमें पहला है अनावर्ती ऐसंग जनन या नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट, यहां पर नॉन रिकरेंट है, रिकरेंट नहीं है, पहले गलती से हो गया था, सॉरी, रिकरेंट नहीं आएगा, नॉन रिकरेंट है ये अनावर्ती ऐसंग जनन। अब इसमें क्या है देखिए, इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसको क्या कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 4 क्या बनाती है, मेगा स्पोर बनाती है। अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होगी, मियोसिस डिवीजन के द्वारा विभाजित होकर के, अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होकर के 4 मेगा स्पोर बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 4 गुरु बीजाणु में सिर्फ एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है और वो एक गुरु बीजाणु वृद्धि करके अगुणित यानी कि हैप्लॉइड अगुणित, पूरा का पूरा अगुणित क्या बनेगा, भ्रूण कोश बनेगा, अगुणित भ्रूण कोश बनता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होकर के 4 मेगा स्पोर बनाती है। इन 4 मेगा स्पोर में से सिर्फ 1 मेगा स्पोर वृद्धि करके अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। इस प्रकार इसमें बनने वाले भ्रूण अगुणित होते हैं, क्योंकि भ्रूण कोश जो है पूरा का पूरा क्या होता है, अगुणित होता है, अतः इसमें बनने वाले जो भ्रूण है वो अगुणित होते हैं। अर्थात अनावर्ती ऐसंग जनन के अंदर वही है जो युग्मकोद्भिद के अंदर था, सेम होगा वही है।
युग्मकोश असंजनन में क्या था कि इसमें भ्रूण कोश की अगुणित कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण निर्माण होता है और दो टाइप थे, एक अनिषेक जनन और एक अपयुग्मन। यहां पर भी वही है। यहाँ पर स्टार्टिंग कहां से कर लिया हमने? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से। कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका मियोसिस के द्वारा डिवाइड होकर के 4 मेगास्पोर या गुरु बीजाणु बनाती है। इनमें से एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है, बाकी 3 नष्ट हो जाते हैं। वो सक्रिय गुरु बीजाणु वृद्धि करके अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करता है और इस अगुणित भ्रूणकोश की कोशिकाएं भ्रूण का निर्माण करती हैं, तो उसे अनावर्ती असंजनन कहते हैं। अब अनावर्ती असंजनन के भी 2 टाइप है भाई, जैसे युग्मकोश विधि के 2 टाइप थे वैसे ही है बिल्कुल। तो जिस प्रकार से वहां पर 2 टाइप कौन सा? अनिषेक जनन और अपयुग्मन। यहां पर भी वही है दोनों, एक अनिषेक जनन इसका एक टाइप और दूसरा अनिषेक अपयुग्मन या सीधा अपयुग्मन भी बोल सकते हैं। अपयुग्मन। तो यहाँ पर अनावर्ती असंजनन के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि स्टार्टिंग कहां से करना? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका आर्यसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इनमें से एक गुरु बीजाणु वृद्धि करके अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करता है और इस भ्रूणकोश की कोशिकाएं अगुणित भ्रूण का निर्माण करती हैं बिना निषेचन के। तो इसे अनावर्ती असंजनन कहते हैं। इस अनावर्ती असंजनन के फिर 2 प्रकार हैं, अनिषेक जनन और अपयुग्मन। अब ये अनिषेक जनन क्या है भाई? आपको इससे पहले बताया था, वही है कि यदि भ्रूण का निर्माण अनिषेक अंड कोशिका से होता है तो उसे पार्थोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहते हैं, और यदि भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की सहायक कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल पटवी कोशिकाओं से होता है तो उसे अपयुग्मन कहते हैं। ये था नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है पुनरावर्ती असंजनन। तो समझ गए अच्छी तरह से? ठीक है। वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख लिया करो तो ताकि आपको समझ में आ जाए, और नोट्स दे जाते उनको पढ़ना। इसके बाद में अगला है दूसरा पुनरावर्ती असंजनन, सेकंड टाइप। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी के अनुसार असंजनन का दूसरा टाइप पुनरावर्ती असंजनन। पुनरावर्ती असंजनन या रिकरेंट एपोमिक्सिस, पुनरावर्ती असंजनन। तो भाई इसमें क्या होगा? देखिए, इसके अंदर जो अपन ने पूरा का पूरा तो हम नहीं कह सकते बीजाणुद्विध, क्योंकि बीजाणुद्विध टाइप का एक आगे और भी आएगा, तीसरा टाइप है वो। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बीजांडकाय से उत्पन्न गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, इसमें बीजांडकाय से उत्पन्न, बीजांडकाय से ही बनती है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। तो यहां पर भी उसी का जिक्र है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का, अर्थात मेगास्पोर मदर सेल का, MMC। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें बीजांडकाय से उत्पन्न गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के, अर्थात यहां पर मियोसिस नहीं होता, बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही क्या करती है? द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करती है। यहां पर जो भ्रूणकोश बनेगा वो 2N बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा, क्योंकि इस बार अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। मेगास्पोर मदर सेल सीधे ही बिना अर्धसूत्री विभाजन के समसूत्री विभाजन के द्वारा बार बार डिवाइड होकर के भ्रूणकोश बनाती है, अर्थात एम्ब्रियो सैक बनाती है। ऐसे बनने वाला जो एम्ब्रियो सैक है वो द्विगुणित होगा, उसकी सारी कोशिकाएं द्विगुणित होगी, तो द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करती है। ऐसे भ्रूणकोश की सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, अर्थात उसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं मिलेंगी सभी द्विगुणित होंगी। इस द्विगुणित भ्रूणकोश सीधे ही भ्रूण का निर्माण कर लेता है। इस द्विगुणित भ्रूणकोश की कोशिकाएं सीधे ही भ्रूण का निर्माण या एम्ब्रियो का निर्माण कर लेती हैं। तो अर्थात पुनरावर्ती असंजनन में भ्रूणकोश द्विगुणित होता है, एम्ब्रियो सैक द्विगुणित होता है और इसके भ्रूण भी द्विगुणित होते हैं। तो पुनरावर्ती असंजनन के अंदर क्या है कि बीजांडकाय से उत्पन्न गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जिससे द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ऐसे द्विगुणित भ्रूणकोश की सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और ये द्विगुणित कोशिकाएं द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती हैं। अर्थात पुनरावर्ती असंजनन में भ्रूणकोश भी द्विगुणित होता है और बनने वाले भ्रूण भी द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं।
तो भ्रूण भी डिप्लॉइड है और एम्ब्रियो सैक भी पूरा का पूरा डिप्लॉइड होता है। पुनरावर्ती असंजनन के अंदर भी उसी प्रकार से दो टाइप आ जाते हैं, अपबीजाणुता यानी एगोस्पर्मी और दूसरा कायिक अपबीजाणुता। तो इतना डिटेल में है नहीं, तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से पुनरावर्ती असंजनन पर कि पुनरावर्ती असंजनन बीजांड काय से उत्पन्न गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बिना अर्ध विभाजन करके द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करती है। इस द्विगुणित भ्रूणकोश की सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। इन द्विगुणित कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, अर्थात पुनरावर्ती असंजनन में भ्रूणकोश द्विगुणित होता है और इससे बनने वाले भ्रूण भी द्विगुणित होते हैं, बनने वाले भ्रूण भी द्विगुणित होंगे। ये था सेकंड टाइप। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी के अनुसार दूसरा टाइप था पुनरावर्ती असंजनन। थर्ड टाइप है, तीसरा टाइप है, आप यहाँ पर देख लिया करो कौन कौन सी कोशिकाएं कहाँ कहाँ है। ये बीजांड का डायग्राम बना हुआ है, बीजांड के अंदर की कोशिकाएं भ्रूणकोश के बीच का है, 7 कोशिकाएं 8 केंद्र की है। तीसरा टाइप है प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी के अनुसार अपस्थानिक असंजनन या अपस्थानिक एम्ब्रियोनिक भ्रूणता। एम्ब्रियोजेनी बोल देते हैं, एम्ब्रियोनिक बोल देते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता या अपस्थानिक असंजनन या अपस्थानिक एम्ब्रियोनी या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी, कई नाम है, एडवेंटिव अपस्थानिक भ्रूणता। देखिए अपस्थान, स्थान क्या है? एम्ब्रियो बनने का स्थान क्या है? भ्रूणकोश है, एम्ब्रियो सैक है। भ्रूण बनने का जो स्थान है वो एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश की अंडकोशिका है, एग सेल है, उसके द्वारा एम्ब्रियो बनना चाहिए। लेकिन अगर उस स्थान से हट करके एम्ब्रियो बन रहा है, अब स्थान उस स्थान से हट करके अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो वो अपस्थानिक भ्रूणता है। क्या है वो अपस्थानिक भ्रूणता? यदि भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश के बाहर की, यदि भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश के बाहर, ये है भ्रूणकोश जो आपको ये वाला भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश है जो कि 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रीय होता है, ये भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश के बाहर की द्विगुणित कोशिकाएं, अधवर्ण की कोशिकाएं, बीजांडकाय की कोशिकाएं, निभाग की कोशिकाएं द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती हैं तो उसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। तो इस प्रकार के अंदर भ्रूण का निर्माण बीजांड के भ्रूणकोश के बाहर की द्विगुणित कोशिकाएं, कौन सी? अध्यवर्ण की कोशिकाएं, बीजांडकाय की कोशिकाएं या निभाग की कोशिकाएं द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती हैं, इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहा जाता है या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो ऐसे भ्रूण के निर्माण के कारण पौधों में पीढ़ी एकांतरण नहीं होता, अर्थात उनके अंदर N2N फिर N फिर 2N ऐसी अवस्था नहीं आती, क्योंकि वो सदा ही 2N ही द्विगुणित ही बने रहते हैं। इस प्रकार का जो अपस्थानिक भ्रूणता है मैक्सिमम जो मिलती है वो मिलती है सिट्रस प्लांट के अंदर। जो बीजाणुद्भिद है वो भी तो अपस्थानिक भ्रूणता ही है। बीजाणुद्भिद के अंदर भी तो लिख सकते हैं स्पष्ट कि इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। तो सिट्रस प्लांट इन सिट्रस पादपों के अंदर इस प्रकार की असंजनन मिलता है, अपस्थानिक भ्रूणता मिलती है। सिट्रस प्लांट जैसे कि संतरा है, नींबू है और माल्टा वगैरह होते हैं, नींबू की कई प्रजातियां होती हैं, इनके अंदर क्या मिलता है? अपस्थानिक भ्रूणता मिलती है। अन्य उदाहरणों के अंदर कैक्टर्नी, डिक्सेसी, यूफोर्बिएसी, आर्केटेसी कुल के पादपों के अंदर भी अपस्थानिक भ्रूणता पाई जाती है। कैक्टेसी के प्लांट में, डिक्सेसी के प्लांट में, यूफोर्बिएसी के पादपों में, आर्केटेसी पादपों के कुल के पादपों के अंदर भी अपस्थानिक भ्रूणता मिलती है। तो अपस्थानिक भ्रूणता एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक का ध्यान रखिए, बीजाणुद्भिद के अंदर भी ये है। बीजाणुद्भिद एपोमिक्सिस या बीजाणुद्भिद असंजनन को भी अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता के कारण, अपस्थानिक भ्रूणता के कारण बहुत सारे भ्रूण का निर्माण भी होता है, अनेक भ्रूण बन सकते हैं, क्योंकि अधवर्ण की बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, द्विगुणित होती है, बीजांडकाय कई कोशिकाएं होती है, निभाग की कई कोशिकाएं होती हैं। अतः ऐसी स्थिति के अंदर बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण भी बन जाते हैं। तो यह अपस्थानिक भ्रूणता जो है वो पॉलीएम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता के अंदर भी शामिल है। बहुभ्रूणता भी अपस्थानिक भ्रूणता के कारण उत्पन्न होती है। हम इससे अगला ही टॉपिक पढ़ेंगे, बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी।
तो यहां तक आप ध्यान रखें कि अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है कि जब भ्रूण का निर्माण बीजांड के भ्रूण कोश के बाहर की अध्यावरण की कोशिकाएं, निभाग की कोशिकाएं, बीजांड काय की द्विगुणित कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण निर्माण होता है, तो इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। ऐसे भ्रूण निर्माण के कारण पौधों में पीढ़ी का अंतर नहीं होता और इसका उदाहरण है सिट्रस पादप, जैसे संतरा, नींबू आदि के अंदर। इसके अलावा कुछ कुल जो है जैसे यूफोरबिएसी, कैक्टेसी, बिक्सेसी, आर्किटेसी कुल के पादपों के अंदर भी अपस्थानिक भ्रूणता पाई जाती है। ये था एसन जनन। अब एसन जनन का महत्व क्या है भाई? देखिए एसन जनन के महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। तो एसन जनन में सबसे पहला काम क्या हो रहा है? ना तो इसमें निषेचन होता, ना इसमें अर्धस्त्री विभाजन के द्वारा गैमेट बनकर के आपस में संलयित होते। तो यहाँ पर एक ही पादप के द्वारा नए बीज या भ्रूण विकसित किए जाते हैं मातृ पादप के द्वारा। यदि मातृ पादप के अंदर लक्षण अच्छे हैं तो वो अच्छे लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं। तो इनका एक अच्छा ये है कि इसमें अर्धस्त्री विभाजन का अभाव होता है, जिससे गुणसूत्रों का पृथक्करण, पुनर्संयोजन नहीं हो पाता। अतः इसमें जो पादप उत्पन्न होते हैं वो बिल्कुल मातृ पादप के समान होंगे। जो मातृ पादप होगा जिससे ये बने हैं उसके बिल्कुल समान होंगे, क्योंकि इनके अंदर अर्धस्त्री विभाजन भी नहीं हो रहा है कई बार, और ना पृथक्करण होता है, ना पुनर्संयोजन होता है, और इसलिए जो बनने वाले पादप हैं बिल्कुल मातृ पादप के समान बनते हैं। इसके द्वारा पौधों के अच्छे लक्षण, अच्छे व योग्य लक्षणों से अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। एसन जनन के द्वारा पौधों के अच्छे और योग्य लक्षणों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि एसन जनन में सिर्फ एक ही मादा पादप यानी मादा भाग ही भाग लेता है। इस कारण से इसके अंदर अच्छे लक्षण, योग्य लक्षण अधिक समय तक संरक्षित रहते हैं। इसमें संकर बीजों के उत्पादन को सरल बनाया जा सकता है। जो हाइब्रिड बीज या सीड बनाए जाते हैं, संकर बीजों का उत्पादन को सरल बनाया जा सकता है, क्योंकि F1 पीढ़ी में, फीडल 1 जनरेशन में उत्पादकता व उन्हें पैतृक लक्षणों को बनाए रखने के लिए उन्हें उनसे अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पैतृक लक्षणों को बनाए रखने के लिए और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए उनको अपने जो जनक हैं या पैतृक लक्षण है उनसे अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कुछ एसन जनन के महत्व थे। एसन जनन जो है इसके बाद में अपना अगला टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनिक बहुभ्रूणता। अध्याय का आखिरी टॉपिक होगा बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी नाम में ही देखिए एक बार तो बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी नाम के अंदर आप ढूंढिए बहुभ्रूणता नाम है यहाँ पर, यानी बहु यानी पॉली यानी अधिक और भ्रूणता यानी भ्रूण का बनना। सामान्य ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक बीजांड होता है और एक बीजांड एक हमेशा एक बीजांड होता है और एक बीजांड में हमेशा एक ही भ्रूण बनता है। सामान्यतः अधिकांशतः अपन बात करें तो एक बीजांड से एक ही बीज बनेगा और उस एक बीज के अंदर एक ही एम्ब्रियो या भ्रूण होता है। लेकिन कभी कभी एक ही बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। जब एक ही बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। परिभाषा को ध्यान रखिएगा, राजस्थान बोर्ड के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। तो बीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ना ही फल मत कर दीजिएगा। फलों के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो सकते हैं, एक से अधिक बीज भी हो सकते हैं, क्योंकि कई फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से अधिक बीज होते हैं, और एक से अधिक बीज होंगे तो उनमें एक से अधिक भ्रूण भी होंगे। प्रत्येक बीज का एक भ्रूण होगा तो अलग अलग फलों, अलग अलग बीजों में अलग अलग भ्रूण होंगे। अतः फल कभी मत की बीज में परिभाषा में यहाँ पर बीज आएगा कि जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। एक बीज में ना फल में, फल नहीं आएगा कभी भी। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं।
पॉली एम्ब्रियो की खोज यानी कि बहुभ्रूणता की खोज आवर्तबीजी पादपों के अंदर सर्वप्रथम आवर्तबीजी पादपों में बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने आवर्तबीजी पादपों में ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने आवर्तबीजी पादपों 1719 में की। और किस पादप में? संतरे के पादप में। सबसे पहले आवर्तबीजी पादपों में बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक द्वारा 1719 में संतरे के पादपों में या संतरे के बीजों में की गई। संतरे के पादपों, संतरे के बीजों में की गई। उनके बीजों के अंदर बहुभ्रूणता को देखा। तो खोज जो है ल्यूवेनहॉक के द्वारा सबसे पहले आवर्तबीजी पादपों में से संतरे के बीजों में इसकी खोज की गई। अनावर्तबीजी जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, अनावर्तबीजी पादप यानी जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी, अनावृत यानी जिनके बीज फल भित्ति से या छिलकों से ढके हुए नहीं है। अनावृत बीजी पादप वो होते हैं जिनके बीजों पर छिलके नहीं होते। तो जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर बहुभ्रूणता एक आम बात है, उनके अंदर अधिकांशतः बहुभ्रूणता मिलती है। जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर बहुभ्रूणता सामान्य प्रक्रिया है, परंतु आवर्तबीजी पादपों में यह कुछ पादपों के अंदर ही मिलती है। आवर्तबीजी पादपों के अंदर बहुभ्रूणता मिलती है, वो मिलती है संतरे में, नींबू में, संतरे में, नींबू में, तंबाकू के अंदर, तंबाकू में, और एलियम यानी प्याज के अंदर, लहसुन के अंदर भी होता है, प्याज के अंदर भी होता है, क्रोटोलेरिया या सन के अंदर भी बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो अनावर्तबीजी पादपों के अंदर बहुभ्रूणता एक सामान्य बात है, अधिकांशतः मिल जाती है जिम्नोस्पर्म के अंदर, लेकिन आवर्तबीजी पादपों के अंदर यह संतरे में, नींबू में, तंबाकू में, एलियम में, क्रोटोलेरिया दिनसिया या फिर सन के अंदर पाई जाती है। ऐसे में जनन की तरह ही बहुभ्रूणता को भी अनेक प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला है इसका प्रकार विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो में विदलन बहुभ्रूणता। देखिए भाई, जब अंडकोशिका यानी एग सेल, एग सेल होती है, हैप्लॉइड एग सेल है, और हैप्लॉइड ही मेल गैमेट है अर्थात नर युग्मक है, दोनों के फ्यूजन से द्विगुणित क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट युग्मनज आगे डेवलपमेंट होकर के, युग्मनज आगे डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाता है, अर्थात इससे क्या बनता है? एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है। ठीक है, अपन यहाँ पर एक से अधिक भ्रूण बनाने, इससे एक ही भ्रूण बनेगा। तो विदलन बहुभ्रूणता में क्या होता है कि युग्मनज के अंदर, जाइगोट के अंदर जो विभाजन होते हैं वो सभी माइटोटिक डिवीजन होते हैं, यानी कि समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन, युग्मनज में होने वाले समसूत्री विभाजनों को क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। युग्मनज में होने वाले समसूत्री विभाजन को विदलन कहा जाता है। तो विदलन के कारण से इस प्राक भ्रूण में, इस निषिक्तांड में जो अभी भ्रूण नहीं बना है उसको प्रो एम्ब्रियो कह सकते हैं, निषिक्तांड कह सकते हैं, या युग्मनज कह सकते हैं। इस युग्मनज के अंदर विभाजन होते हैं, विदलन होते हैं, और विदलन से इसमें एक से अधिक कोशिकाएं बनती हैं। विभाजन से एक से दो, दो से चार ऐसे कोशिकाएं बनेंगी। किसी कारणवश अगर ये कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं, किसी कारणवश ये कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं या टुकड़ों में टूट जाती हैं, टुकड़ों में, अधिक टुकड़ों में या इकाइयों में बट जाती हैं, तो प्रत्येक इकाई से स्वतंत्र एक नए भ्रूण का निर्माण होगा। तो ध्यान दीजिएगा, विदलन बहुभ्रूणता के अंदर अनावर्तबीजी पौधों के बीजों में एक से अधिक भ्रूणों के विकसित होने की प्रक्रिया की यह सबसे सरलतम और सबसे अधिकतम पाई जाने वाली सामान्य विधि है। आवर्तबीजी पादपों के अंदर सबसे अधिक जो बहुभ्रूणता मिलती है वो विदलन बहुभ्रूणता के कारण से मिलती है। इसमें युग्मनज या प्राक भ्रूण या निषिक्तांड जब विभाजन करता है या विदलन हो जाता है, विभाजन या विदलन होता है, तो विभाजन या विदलन के द्वारा दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है या इकाइयों में बट जाता है। प्रत्येक इकाई एक स्वतंत्र रूप से एक नए भ्रूण का निर्माण करती है। तो जितने टुकड़े होते हैं उतने यहाँ भ्रूण बन जाते हैं। तो ये था विदलन बहुभ्रूणता। ध्यान रखिए, विदलन के कारण से विभाजन हुआ है, विदलन के कारण से टुकड़े हुए हैं, इसलिए विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। युग्मनज में जब आगे विभाजन होते हैं तो विदलन कहते हैं। विदलन के कारण से प्राक भ्रूण या निषिक्तांड या प्रो एम्ब्रियो या युग्मनज एक से अधिक टुकड़ों या इकाइयों में बट जाता है। प्रत्येक इकाई स्वतंत्र रूप से एक नए भ्रूण का निर्माण करती है, और इस कारण से
भाई युग्मनज इसके अंदर है, ये बीज पूरा एक बनेगा, युग्मनज यहाँ है इसके अंदर बनता है, इस अंडकोशिका संलयन होने के बाद बनता है, तो इसी एक ही बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया समान रूप से किसे मिलती है? वितरण बहुभ्रूणता सबसे अधिक यूलोफिया नामक आर्किड में मिलती है। यूलोफिया नामक आर्किड के अंदर वितरण बहुभ्रूणता सामान्य तौर पर पाई जाती है। इस प्रकार के यूलोफिया के अंदर जो वितरण बहुभ्रूणता मिलती है वो 3 प्रकार से होती है। पहली क्या होती है? पहला होता है युग्मनज कोशिका द्वारा उत्पन्न बहुभ्रूणता। युग्मनज कोशिका, तो युग्मनज में अनियमित विभाजनों द्वारा युग्मनज कोशिका से यानी युग्मनज से, जाइगोट से, पहले से युग्मनज में युग्मनज कोशिका द्वारा उत्पन्न बहुभ्रूणता, तो युग्मनज में अनियमित विभाजनों द्वारा कोशिकाओं का एक पिंड बन जाता है। युग्मनज में विभाजन तो होंगे भाई, सभी विभाजन समसूत्री प्रकार के होंगे, तो युग्मनज के अंदर सूत्री विभाजनों के कारण या बारंबार विभाजन होने के कारण कोशिकाओं का एक पिंड बन जाता है। इस पिंड की वो कोशिकाएं जो चैलेजल एंड पे हैं अर्थात निभाग की ओर होती हैं, वो कोशिकाएं पृथक होकर के अलग अलग भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं। तो इस पिंड की वे कोशिकाएं जो निभाग की ओर होती हैं, चैलेजल एंड पर होती हैं, वो एक से अधिक भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं। यूलोफिया नामक आर्किड में 3 प्रकार से बहुभ्रूणता मिलती है। उसका पहला है युग्मनज कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न बहुभ्रूणता। इसमें क्या होता है कि युग्मनज में बारंबार विभाजनों से कोशिकाओं का एक पिंड बन जाता है। इस पिंड की वो कोशिकाएं जो चैलेजल एंड पे निभाग की ओर होती हैं, वो कोशिकाएं पृथक भ्रूणों का निर्माण कर लेती हैं। इस कारण से एक ही बीज के अंदर अनेक भ्रूण बन जाते हैं। दूसरा टाइप है कि प्राक भ्रूण द्वारा उत्पन्न बहुभ्रूणता। इस बार प्राक भ्रूण जो होता है, प्रो एम्ब्रियो होता है, वो अधिक कोशिकीय होता है, उसमें ज्यादा कोशिकाएं होती हैं, लेकिन कंप्लीटली वो अभी एम्ब्रियो नहीं बनता है। प्राक भ्रूण होता है, प्रो एम्ब्रियो होता है। इसमें क्या होता है कि प्राक भ्रूण से कलिकाएं या अतिवृद्धि निकलती हैं, बड़ निकलती हैं या कुछ बाहर की ओर ग्रोथ हो जाती है। अतिवृद्धियां प्राक भ्रूण से कुछ कलिकाएं निकलती हैं जो एक से अधिक भ्रूणों को विकसित कर देती हैं। तो प्राक भ्रूण में क्या होती हैं? कलिकाएं निकलती हैं या अतिवृद्धियां निकलती हैं। ये अतिवृद्धियां अलग अलग भ्रूणों का निर्माण कर देती हैं, अलग होकर के अनेक भ्रूणों का निर्माण करती हैं। तीसरा है तंतु में भ्रूण या तंतु में भ्रूण द्वारा उत्पन्न बहुभ्रूणता। तंतु में भ्रूण द्वारा उत्पन्न बहुभ्रूणता। इसमें क्या होता है कि इसमें भ्रूण शाखित हो जाता है। इस टाइप में क्या होता है कि भ्रूण क्या हो जाता है? शाखित हो जाता है, और जो शाखा है वो अलग अलग भ्रूणों का निर्माण कर लेती है। तो तंतु में बहुभ्रूणता में क्या होता है? युग्मनज की कोशिका विभाजित होकर शाखाओं में बढ़ जाती है। युग्मनज की कोशिका विभाजित होकर के शाखाओं में बढ़ जाती है, और इन प्रत्येक शाखाओं से भ्रूणों का निर्माण होता है। तो सभी के अंदर क्या हो रहा है? एक से अधिक भ्रूण बन रहे हैं, परंतु बीज यानी बीजांड एक ही है। तो यूलोफिया नामक आर्किड के अंदर 3 प्रकार से वितरण बहुभ्रूणता पाई जाती है। अगर हम वितरण बहुभ्रूणता की बात करें तो क्या होगा कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर वितरण बहुभ्रूणता सबसे अधिक मिलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंदर जब एक युग्मनज में, एक प्राक भ्रूण में, निश्चित कांड में विभाजन होते, समरूपी विभाजन होते हैं, तो उन विभाजनों के समय युग्मनज एक से अधिक टुकड़ों या इकाई में टूट जाता है। प्रत्येक टुकड़ा या इकाई स्वतंत्र रूप से एक अलग अलग भ्रूण का निर्माण करती हैं। सबसे अधिक इसका जो मिलता है वो मिलता है यूलोफिया के अंदर। यूलोफिया नामक आर्किड में वितरण बहुभ्रूणता पाई जाती है। इसमें 3 प्रकार से मिलती है। युग्मनज के द्वारा, कि जब युग्मनज की कोशिकाएं बारंबार विभाजित होकर के पिंड बनाती है, इस पिंड की वे कोशिका जो निभाग की ओर होती हैं स्वतंत्र भ्रूणों का निर्माण करती हैं। प्राक भ्रूण द्वारा, प्राक भ्रूण के अंदर कलिकाएं या अतिवृद्धि निकलती हैं। ये कलिकाएं अतिवृद्धियां भी अनेक भ्रूणों का निर्माण करती हैं। और तंतु में भ्रूण के अंदर की इसके अंदर युग्मनज विभाजित होकर के शाखाओं में बट जाता है, और ये शाखाएं अलग होकर के नए भ्रूणों का निर्माण करती हैं। तो ये था पहला वितरण बहुभ्रूणता। वितरण बहुभ्रूणता का दूसरा है अंड कोशिका की अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण। अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेल, भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाओं से उत्पन्न बहुभ्रूणता। अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाओं से उत्पन्न बहुभ्रूणता, ध्यान दीजिएगा इस पर। ये है वही भ्रूण कोश।
भ्रूण कोश के अंदर ये कोशिकाएं होती हैं एंटीपोडल सेल और ये होती है सहायक कोशिका, बीच में होती है द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका और इनके ऊपर यहाँ पर बड़ी होती है अंड कोशिका। तो ध्यान दीजिएगा, इस भ्रूण कोश के अंदर ये एक बीजांड है, इसी के अंदर ये भ्रूण कोश है, हमने इसको यहाँ ले लिया। यहाँ पर इस भ्रूण कोश के अंदर एक कोशिका जो एग सेल है, फीमेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट मेल गैमेट के साथ फ्यूजन होकर के नर युग्मक के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, द्विगुणित युग्मनज बना लेगा और युग्मनज आगे चल करके भ्रूण का निर्माण कर लेगा। तो एक भ्रूण तो ये बन गया। अब क्या कह रहा है देखिए कि अंड कोशिका की अतिरिक्त, अंड कोशिका से तो भ्रूण बन ही गया, कि अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाएं कौन सी बच गई भाई, सहायक कोशिकाएं बच गई और टुनकी कोशिकाएं बच गई। तो इन कोशिकाओं से उत्पन्न बहुभ्रूणता। इसमें भ्रूण कोश की निषेचित व अनिषेचित सहायक कोशिकाएं, ये सहायक कोशिकाएं निषेचित भी हो सकती हैं और अनिषेचित कोशिका भी क्या बना सकती है, भ्रूण बना सकती है। तो इसमें अंड कोशिका की अतिरिक्त भ्रूण कोश की सहायक कोशिकाएं जो कि निषेचित और अनिषेचित अवस्था में नए भ्रूणों का निर्माण करती हैं। अगर सहायक कोशिका निषेचित हो जाती है तो इससे द्विगुणित भ्रूण बनेंगे और अगर सहायक कोशिका अनिषेचित रहती है तो इससे अगुणित भ्रूण बनेंगे। अब इसके अंदर उदाहरण है कि अनिषेचित सहायक कोशिका से, अनिषेचित सहायक कोशिका, अनिषेचित सहायक कोशिका से उत्पन्न भ्रूण क्या होगा, अगुणित होगा। अनिषेचित निषेचन नहीं हुआ, अनिषेचित सहायक कोशिका से उत्पन्न भ्रूण अगुणित होगा। और इसका उदाहरण क्या है भाई, आर्जीमोन मैक्सिकाना। आर्जीमोन मैक्सिकाना के बीजों के अंदर एक से अधिक भ्रूण मिलते हैं, उसका कारण है सहायक कोशिका, और एक से अधिक जो भ्रूण मिलते हैं वो अगुणित भ्रूण होते हैं जो कि अनिषेचित सहायक कोशिकाओं से बनते हैं। अगर सहायक कोशिका निषेचित हो जाती है, अगर सहायक कोशिका को नर युग्मक मिल जाता है तो निषेचित सहायक कोशिका या सिनर्जिक सेल से उत्पन्न भ्रूण कैसा होगा, द्विगुणित होगा, डिप्लॉइड होगा, 2n होगा, डिप्लॉइड या 2n होगा। इसका फिर उदाहरण क्या है भाई कि जबकि निषेचित सहायक कोशिकाओं से बनने वाले भ्रूण क्या होंगे, द्विगुणित होंगे, डिप्लॉइड होंगे। और इसका उदाहरण है एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा। तो ध्यान दीजिएगा, अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाओं से उत्पन्न बहुभ्रूणता, तो अंड कोशिका के द्वारा एक भ्रूण बन गया, प्लस में दो सहायक कोशिकाओं से भ्रूण बन जाते हैं। सहायक कोशिकाएं जो निषेचित या अनिषेचित सहायक कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जब सहायक कोशिका अनिषेचित सहायक कोशिका भ्रूण बनाती है तो वो भ्रूण अगुणित होगा। ऐसा उदाहरण किसे मिलता है, आर्जीमोना मैक्सिकाना के बीजों में। और दूसरा, अगर सहायक कोशिका निषेचित हो जाती है तो निषेचित सहायक कोशिका से उत्पन्न भ्रूण द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, जैसे एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा नामक पादप के बीजों में। तो एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा नामक पादप के बीजों में द्विगुणित भ्रूण मिलते हैं जो कि सहायक कोशिका के निषेचन होने से बनते हैं। साथ में ये भ्रूण तो मिलेगा, इसके अलावा इसके अंदर सहायक कोशिकाओं के निषेचन से बनने वाले भ्रूण भी मिलते हैं। ये था इसका सेकंड टाइप। थर्ड टाइप देखते हैं, तीसरे प्रकार से बहुभ्रूणता कैसे उत्पन्न हो सकती है कि भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण बनना। आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा अभी, अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो भ्रूण कोश के बाहर, सोच लीजिए आप, भ्रूण कोश के बाहर कौन सी कोशिकाएं होंगी। भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड के किसी भी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास। सोच लीजिए आप, देखिए आप ध्यान दीजिए, भ्रूण कोश के बाहर स्थित
ये है भाई भ्रूणकोश, पूरा बीजांड है ये। तो भ्रूणकोश के बाहर स्थित बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास। तो ध्यान दीजिए, ये है भ्रूणकोश, ये पूरा तो बीजांड, और कह रहा है कि भ्रूणकोश के बाहर की कोई भी द्विगुणित कोशिका। तो भाई भ्रूणकोश के बाहर द्विगुणित कोशिका कौन कौन सी है? बीजांड काय की कोशिका, अध्यवरण की कोशिका, निभाग की कोशिका। तो यदि भ्रूणकोश के बाहर स्थित बीजांड की अध्यवरण की कोशिका, निभाग की कोशिका या बीजांड काय की द्विगुणित कोशिकाएं भी एक से अधिक भ्रूण बना लेती हैं, क्योंकि बीजांड काय के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, निभाग अपने आप में बहुत कोशिकाओं से बना हुआ है, अध्यवरण भी बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं। इनके अंदर बारंबार विभाजन होने से कोशिकाओं का बंच ऑफ सेल कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है। प्रत्येक कोशिका से अलग अलग भ्रूण बनते हैं, जिससे एक ही बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। इसको हम अपस्थानिक भ्रूणता भी कह सकते हैं। कि अपस्थानिक, बताया था आपको वहां पे अपस्थानिक भ्रूणता के कारण भी पॉली एम्ब्रियोनी उत्पन्न होती है, बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। तो अपस्थानिक भ्रूणता ही कारण है एक से अधिक भ्रूणों के बनने का। अपस्थानिक भ्रूणता ही है एक प्रकार की है कि इसमें बीजांड के भ्रूणकोश के बाहर की बीजाणुद्भिद उत्तक स्पोरोफिटिक टिश्यू, बीजाणुद्भिद उत्तक जैसे कि बीजांड काय, निभाग, अध्यवरण आदि की कोशिकाएं सक्रिय होकर के भ्रूण का निर्माण करती हैं, और ये भ्रूण हमेशा द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, क्योंकि कोशिकाएं सभी क्या है? स्पोरोफिटिक सेल है, बीजाणुद्भिद कोशिकाएं हैं, 2n कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, अतः ये भ्रूण क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी का एक कारण है। अपस्थानिक भ्रूणता या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी पॉली एम्ब्रियोनी का एक कारण है। ठीक है। चौथा टाइप, फोर्थ टाइप क्या है? फोर्थ है कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश बन जाए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखो भाई, यहां पर अध्यावरण है और ये पूरा बीजांड काय है, ये पूरा बीजांड काय है। बीजांड काय या न्यूक्लियस के नीचे क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। चित्र के अंदर बीजांड काय के बाद में भ्रूणकोश है। अब ये कह रहा है कि बीजांड के अंदर, ध्यान दीजिएगा, बीजांड के अंदर यदि भ्रूणकोश ही एक से अधिक बन जाए, ये लीजिए भाई, भ्रूणकोश एक से अधिक, भ्रूणकोश बना दीजिए प्रत्येक, ये लो, देखिए यहां पर एक भ्रूणकोश ये है जिसमें 7 कोशिकाएं बनाई है मैंने, 3, 2 और 3, यहाँ पे 8 के अंदर 7 कोशिकाएं इसमें। ये भी एक भ्रूणकोश ऐसा ही है, ये भी एक भ्रूणकोश ऐसा ही है, ये भी एक एम्ब्रियो सैक है, ये भी एक एम्ब्रियो सैक है, ये भी एक एम्ब्रियो सैक है। तो यदि बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूणकोश बनेंगे तो प्रत्येक भ्रूणकोश की अन्य कोशिका एग सेल, ये है, एक ये है, इसकी ये है, एक ये एग सेल, एक ये एग सेल, एक ये एग सेल, जितने भी भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक होंगे, प्रत्येक एम्ब्रियो सैक के अंदर अलग अलग क्या होगी? एग सेल होगी। ये सभी एग सेल निषेचित होकर के, फर्टिलाइज होकर के एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करेंगी। तो यदि एक बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूणकोश बन जाए, एक से अधिक भ्रूणकोश बन जाए, ये भ्रूणकोश ही एक से अधिक बन जाए, तो प्रत्येक भ्रूणकोश की अन्य कोशिका नए भ्रूण का निर्माण करेगी। तो कुछ और बीजीपादपों के बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण हो जाता है। इन भ्रूण कोशों में उपस्थित अन्य कोशिका निषेचित होकर के अनेक भ्रूणों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार का जो बहुभ्रूणता है वो किसमें मिलती है? चौथा टाइप क्या था, पहले उसका नाम देखते हैं अपन, पढ़ा दिया आपको। बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश का निर्माण। ठीक है। तो कुछ और बीजपादपों के बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोशों का निर्माण हो जाता है। इन भ्रूणकोशों की प्रत्येक अन्य कोशिका निषेचित होकर के एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण करती है, अनेक भ्रूणों का निर्माण करती है। इस प्रकार की बहुभ्रूणता किसे मिलती है? सोलेनम मेलेंजोना में, यानी बैंगन, सोलेनम मेलेंजोना, सोलेनम मेलेंजिना,
मेलेंजिना, ये बैंगन का नाम है भाई सोलेनम मेलेंजिना। सबसे ज्यादा आम बात होती है कैजुराइना, कैजुराइना मोन्टाना के अंदर भी इसी प्रकार से भ्रूण कोष बीजांड में एक से अधिक बन जाते हैं। और एक उदाहरण है ड्यूसिया रेपेंस, ये भी एक पादप। तो बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूणकोष बन जाते हैं। कुछ आवृत्ति पादपों के बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोष बन जाते हैं। प्रत्येक भ्रूणकोष की एग सेल अंडकोशिका निषेचित होकर के अनेक भ्रूणों का निर्माण करती है। इस प्रकार की बहुभ्रूणता जो मिलती है मेलेंजिना, सोलेनम मेलेंजिना अर्थात बैंगन के अंदर, कैजुराइना मोन्टाना के अंदर, ड्यूसिया रेपेंस नामक पादपों के अंदर इस प्रकार की बहुभ्रूणता समान रूप से देखी जाती है। ये थे बहुभ्रूणता के कारण कि किस किस कारण से बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। विदगन के कारण हो सकती है विदगन बहुभ्रूणता, अन्य कोशिका के अतिरिक्त भ्रूणकोष की अन्य कोशिकाओं से उत्पन्न बहुभ्रूणता, सहायक कोशिकाओं से या प्रथम कोशिकाओं से। उसके बाद में भ्रूणकोष के बाहर स्थित बीजांड की किसी भी द्विगुण कोशिका से भ्रूण बन सकता है, बीजांडकाय से, अभ्यारण से, निवाहक की कोशिका से। और तीसरा क्या है कि बीजांड में भ्रूणकोष ही एक से अधिक बन गए तो इसके अंदर भी एक से अधिक भ्रूण बनेंगे। तो इस प्रकार से ये था बहुभ्रूणता के कारण। क्या महत्व है भाई बहुभ्रूणता का? देखिए आपको एक बात बताएं, अगर आपको करना चाहिए तो नींबू के बीज, आजकल इस समय में नींबू बहुत आ रहे हैं और घरों के अंदर इस समय नींबू लेके भी बहुत आते हैं। तो इन दिनों के अंदर अगर नींबू आपको मिल जाता है नींबू के बीज को निकालिए, छिलका उतारिए और उस छिलके के अंदर देखिए बीज पत्रों के बीच में आपको पास पास स्थित अनेक भ्रूण मिलेंगे। नींबू के अंदर, संतरा के अंदर बीज पत्र दो ही होते हैं। नींबू डाइकोट प्लांट है, दो बीज पत्र तो होंगे, लेकिन इसके अलावा आपको उसमें छोटी छोटी अलग अलग संरचनाएं जो आपस में पास पास इसलिए चिपकी नहीं रहेंगी, आपस में पास पास रहेंगी, वो संरचनाएं आपको अनेक देखने को मिलेंगी। नींबू के अंदर बहुभ्रूणता यानी एक से अधिक भ्रूण स्पष्ट देखे जा सकते हैं। नींबू के अंदर, संतरा के अंदर, संतरा का बीज बड़ा होता है थोड़ा सा, उसके अंदर स्पष्ट दिख जाएंगे। तो इनके अंदर बहुभ्रूणता को आसानी से देखा जा सकता है। क्या महत्व है बहुभ्रूणता का? इंपॉर्टेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, क्या महत्व है बहुभ्रूणता का? तो यहाँ पर बीजांडकाय जो भ्रूण होते हैं, बीजांडकाय भ्रूण होते हैं, कई बार क्या होता है कि बहुभ्रूणता अधिकतर मातृ पादप के द्वारा ही विकसित होती है, अर्थात बीजांड के अंदर जो भी कोशिका है उनसे उत्पन्न होती है। तो मातृ पादप से बनने वाला पादप जो है वो अच्छा और योग्य लक्षण युक्त अधिक होता है। बीजांडकाय भ्रूण से विकसित पौधे के सभी लक्षण मातृ पादप या मदर प्लांट के समान होते हैं, अतः इन पौधों के इच्छित लक्षणों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मातृ पादप के समान ही होंगे बीजांडकाई जो भ्रूण होंगे, बीजांडकाई कोशिकाओं से बीजांडकाई भ्रूण से पौधे जो होते हैं वो पौधे बिल्कुल मातृ पादप के समान होते हैं, मदर प्लांट के समान होते हैं। इस कारण से अच्छे गुणों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे गुणों को अधिक समय तक संरक्षित भी रखा जा सकता है। बीजांडकाई भ्रूण जो होते हैं, बीजांडकाई से बनने वाले भ्रूण होते हैं, जब वो अंकुरित होते हैं, बीजांडकाई की कोशिकाओं से उत्पन्न वाले भ्रूण, बीजांडकाई से उत्पन्न होने वाले भ्रूण जब अंकुरित होते हैं, नवांकुर होते हैं, तो उनके अंदर मूसला मूल तंत्र बनता है। मूसला मूल तंत्र एक विकसित और स्थायी मूल तंत्र होता है, ज्यादा विकसित मूल तंत्र है। तो अतः इसका मूल तंत्र कलम से प्राप्त पौधों की तुलना में अधिक विकसित होता है। बीजांडकाय से बनने वाले भ्रूण के बीजों को जब अंकुरित करवाया जाता है तो उन अंकुरित बीजों में मूसला मूल तंत्र बनता है और यह मूल तंत्र कलम से प्राप्त पौधे जो होते हैं उनकी तुलना में अच्छा मूल तंत्र उत्पन्न होता है। अगर हम कलम लगा के प्राप्त करते हैं तो उनसे जड़ें जो है गुच्छे में निकलती है पहले, उनकी बजाय यहाँ पर अगर हम बीजांडकाय से उत्पन्न भ्रूण से बनने वाले बीजों को उगाते हैं तो उनमें मूसला मूल उत्पन्न होती है जो कि अच्छे प्रकार से विकसित होती है। बहुभ्रूणता से प्राप्त पौधे अधिक ओज या उत्पादकता वाले होते हैं, उनके अंदर अधिक ओज होता है, उनमें अच्छे प्रकार के लक्षण होते हैं, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट जो भी उन तेल वगैरह मिल रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, गुणात्मक रूप से उनके अंदर अच्छे लक्षण मिलते हैं, अधिक ओज लेवल होते हैं। बीजांडकाय भ्रूण रोग रहित भी होते हैं क्योंकि बीजांडकाय कोशिकाएं रोगाणु मुक्त होती हैं, अतः बीजांडकाय भ्रूण रोग रहित व स्वस्थ होते हैं, अतः इनके द्वारा रोग मुक्त क्लोनों को अपस्थानिक भ्रूणता द्वारा तैयार किया जा सकता है। बीजांडकाय से जो भ्रूण बनते हैं वो अपस्थानिक भ्रूणता कहलाती है, तो अपस्थानिक भ्रूणता के द्वारा क्लोन पादप तैयार किए जा सकते हैं क्योंकि बीजांडकाय भ्रूण जो है वो रोग रहित होते हैं और स्वस्थ होते हैं, अतः इनके रोग मुक्त क्लोनों को अपस्थानिक भ्रूणता के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज इस अध्याय का रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का समापन होता है
और इस प्रकार से पूरा लेसन हो गया है। इस लेसन के जो टॉपिक आए थे उन सभी टॉपिकों का आपको नोट्स भी उपलब्ध करवाए गए हैं, साथ ही साथ आपको वीडियो के माध्यम से समझाया भी गया है। कुछ चीज समझ ना आती हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। अगले क्लास के अंदर एक नया अध्याय लेकर के हाजिर होंगे। तब तक आप इस अध्याय को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका टेस्ट भी हो सकता है इस अध्याय का। इसलिए इस अध्याय को पढ़ लीजिए और इसके नोट्स कंप्लीट करके रखिए, विशेषकर चित्रों को